अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। इलेक्शन कमीशन के कल के ऐलान के बाद भी ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं है जो कि इसको शक व शुबात की निगाह से देख रही है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इस मामले में खासी आगे आगे नजर आती है। इस पूरे मामले पर नाज़रीन बात होना बहुत ज़रूरी है और गिवन द फैक्ट इस पस मंज़र में बात होना ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, उन्होंने वापस आना था, 21 तारीख दी गई थी अक्टूबर की, और शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा हंगामी तौर पर चूंकि लंदन गए हैं, उस हवाले से भी ये बहुत सारी बातें हो रही हैं। सुना जाता है कि कोई मुलाकात हुई है बहुत अहम शख्सियत से, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने आज एक रिबटल दिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा बयान है जो कि नवाज शरीफ साहब ने अभी हाल ही में दिया है और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है, उनकी वापसी से पहले ही एक तरह से उनको इट हैज़न्ट गॉन डाउन वेल विद हिम और विद द पावर्स दैट बी। ये तमाम मामला है जिसके ऊपर बात करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब, उनका जो एक केस था जिसकी वजह से जो बहुत एक पॉपुलैरिटी का भी सबब बना, वो था उनका फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो उनका वर्डिक्ट था। अब ये बात आ रही है और मुकर्रर कर दी गई है, बल्कि तारीख भी, जजेस का बेंच भी मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक पूरा जो एक चैप्टर है या ये जो एक बाब है वो बिल्कुल नामुकम्मल कहा जाता है, इनकम्प्लीट कहा जाता है। कौन सी ऐसी डोरें हैं जो कि इस पूरे बाब में इनकम्प्लीट हैं? अगर उसको दोबारा टेकअप किया जा रहा है, किसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? क्योंकि कई सारी जमातें फिर उस वर्डिक्ट को चैलेंज करने के लिए भी मैदान में उतरी थी, उनके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और ये जो एक सिनेरियो है इस पूरे केस को टेकअप करने वाला, ये सियासी एक पस मंज़र पे और मंजरनामे पे दोनों एतबार से ये क्या असर डालेगा, ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम टेबल करेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस हवाले से देखते चलिएगा। फैज़ाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में काजी फायज़ ईसा, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। फैसला 43 सफ़हात पर मुश्तमिल था। कोई शख्स जो फतवा जारी करे जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, पाकिस्तान ये एक नाजायज़ इस बात को करार दिया गया था। पाकिस्तान पेनल कोड इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। बरमला ये इजहार इस वर्डिक्ट में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में फैज़ाबाद धरने से मुतालिक अस खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद फिर ये तमाम जो वर्डिक्ट था सामने आया था। एंड वॉट एवर दैट हैज़ फॉलोड, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नाज़रीन फरवरी 2019 में ये फैसला सुनाया था। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे, तमाम अस्करी इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करेंगे। अप्रैल 2019 में उस वक्त की हुकूमत ने वजारत दिफा की तवस्सुत से IB, ISI और तमाम जो इदारे हैं और उन्होंने और PTI ने, MQM ने, ये कुछ, और अवामी मुस्लिम लीग एज वेल, ये कुछ इतराफ़ थे जहाँ से इस फैसले को चैलेंज किया गया था। इन अप्रैल 2019 TLP ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में मुतनाज़ तरामीम के खिलाफ 5 नवंबर 2017 को धरना दिया था। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। हुकूमत ने धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने की कोशिशों में नाकामी देखी। उस वक्त की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर बार बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो धरना था वो उसका प्लान ही उसको एग्जीक्यूट करने का मकसद ही यही था कि उनकी हुकूमत को टॉपल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद धरना मुजाहिरीन के खिलाफ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया गया था। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 100 से ज़ायद जो अफराद थे वो ज़ख्मी हुए थे। इसके नतीजे में 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वज़ीर कानून जाहिद हामिद को इस्तीफ़े के बाद धरने के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे। और फिर ये मामला, क्या ये जो धरना था जो कि गोया गले की हड्डी बन गया था, ख़ास तौर पर जो ये ट्विन सिटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए, तब ये इख्तिताम पजीर हुआ। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। जो इसके ऊपर चैलेंजेस आए हुए थे इस पूरे वर्डिक्ट के हवाले से, या जो नजरसानी की दरख्वास्तें आई हुई थी, आज तक वो रुकी हुई थी और अब वो लगी हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस काजी फायज़ ईसा। तमाम मामले पे बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने आप को मज़ीद लीगल ट्रबल्स में इसलिए देखती है क्योंकि यके बाद दीगरे उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी अब सामने आने लग गए हैं। इसी तरह के एक और, बल्कि 2 और केसेस का भी अहवाल हम आफ्टर द ब्रेक लेंगे और इस पर सियासी और लीगल दोनों पर्सपेक्टिव्स को शामिल गुफ्तगू रखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे केसेस का हमने तस्करा किया था ब्रेक से कबल, जो कि पीटीआई चेयरमैन के लिए मजीद प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या वो उनके अंदर से सुरखरू हो जाएंगे। अब ये सवाल है, हम टेबल जो साथ साथ ही इसके करेंगे, लेकिन इसी तरह का वन सच केस, उसके हवाले से कुछ अहवाल आपके सामने रखते हैं। गैर शरई निकाह केस नाजरीन, अदालत ने इमरान खान साहब को पीटीआई चेयरमैन को तलब किया है। जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में इमरान खान को अदालत तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म उनको दिया गया है। अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रूबकार जारी करने की डायरेक्शन भी दे दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए हैं। वकील सफाई नईम पंजोता ने भी बुशरा बीबी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी और अदालत ने बुशरा बीबी की हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त फ़िलहाल मंजूर कर रखी है एज़ ऑफ नाउ। नईम पंजोता साहब, क्या हसीन इत्तेफाक है कि हमारे साथ अभी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, तो उनसे हम लोग राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ भी इन तमाम केसेस और इसके अहवाल जानेंगे। एक ऑडियो लीक्स का भी जो केस है वो भी दोबारा से उसके हवाले से बात की जा रही है, उसमें भी बुशरा बीबी जो हैं वो नामजद हैं। इसके ऊपर भी बात रहेगी। और फिर जो पैराडाइम शिफ्ट जिसको अब हम कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, क्या वो अभी भी 21 अक्टूबर की जो तारीख है उसके लिए हतमी है या फिर इसमें भी कुछ मामले हैं जो कि अभी भी डिसाइड हो रहे हैं? इस मामले पे फौरी तौर पे बात करते हैं। अपने मौजूद मेहमानों का फौरी तौर पर रुख भी करती हूँ। नईम पंजोता साहब यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, लीगल काउंसिल फॉर द पीटीआई ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। शुक्रिया पंजोता साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाजरीन JUI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर मामले पे अपने लीगल और पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ एंड ओपिनियंस के साथ। आपको भी बहुत खुशामदीद कामरान साहब। निहाल हाशमी साहब नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट और माशाल्लाह बड़े दबंग अपनी जमात से रहनुमा, तमाम मामलात पे लीगल और पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम को बहुत खुशामदीद, माशाल्लाह बड़े लर्नड वकला का आज डेकोरेटेड पैनल हमारे साथ है। नईम पंजोता साहब, आपकी स्टूडियोज़ में ही मौजूदगी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए फरमाइएगा कि एक तो वो दिन भी थे और वो मामलात भी थे जब हमने देखा था कि 1 पेज थ्योरी के तहत पीटीआई ने तो चैलेंज किया था फैज़ाबाद वर्डिक्ट को, और उन पार्टीज़ में से एक थी, बल्कि आपको पता है कि हुकूमत भी 2019 में खान साहब की ही थी। तो ये बताइएगा, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, तो अगर ये केस रीओपन होता है तो क्या मज़ीद कुछ हॉट वाटर्स हो सकते हैं लीगली स्पीकिंग? क्योंकि ये मामला तो उस वक्त अभी के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ने और तब के जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने टेकअप किया हुआ था। देखिए, पहली बात तो ये बहुत शुक्रिया आपका मोना। इसमें मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो उस वक्त का मामला सारा बनाया गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, सारी चीज़ मेरा ख्याल में क्लियर तब होगी कि जब मंडे की समाअत जो है इसके ऊपर होगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। रोल देखना है कि पीटीआई का क्या है, सबूत क्या है पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई के हवाले से किस हद तक किरदार है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड होंगी। जब मामला चलेगा तो तब बंदा। वैसे ये इल्ज़ाम उस टाइम लगा था पंजोता साहब के रिलीजियस कार्ड जो है वो प्ले किया जा रहा है तब की हुकूमत के खिलाफ, और पीटीआई चेयरमैन पे भी ये बात सियासी तौर पे ये इल्ज़ाम लगता था उस पूरे धरने के दौरान जो उस वक्त की हुकूमत थी PMLN की। देखिए, बात यह कि इल्ज़ामात तो रोज़ाना लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ामात तो 200 केसेस में लगाए गए हैं कि माँ के ऊपर जो है तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, रोड ब्लॉक हुआ, ये हुआ वो हुआ। इल्ज़ामात लगाना एक अलग बात है, उसे साबित करना वो एक अलग मामला है। जब तक साबित नहीं होता एविडेंस के साथ, तब तक इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ किसी के ऊपर इल्ज़ाम ही है, उसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो साबित नहीं होता। और जो फ़ोन कॉल्स वगैरह की बात की जाती है कि जब हिरासत में भी थे पीटीआई चेयरमैन तो उन्होंने चंद कॉल्स की थी, जिसके बाद वो हंगामा आराई सारी हुई थी 9 और 10 मई की। देखिए, बात ये ना, इसके ऊपर वाज़ह तौर पर हम GIT के सामने भी पेश हुए लाहौर में जी, और खान साहब ने बड़ा वाज़ह तौर पर GIT के सामने ये मौक़िफ़ अपना रखा कि मुझे ये बताएं, आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि किस तरह से आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई शवाहिद है, मेरे सामने लेके आएँ। मैंने किसी को कहा हो, मैंने किसी से बात की हो, किसी के साथ मेरी कोई इस तरह की कन्वर्सेशन हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो जो कि ये साबित करे कि मैंने किसी को कहा कि तोड़ फोड़ करें, जलाओ घिराव करें। पीसफुल प्रोटेस्ट, पुरअमन एहतजाज लोगों ने इसलिए किया क्योंकि जिस तरह से मुझे अगवा किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वाकई ये जो गिरफ्तारी थी ये गैर कानूनी थी और फ़ौरन उनको रिलीज़ करने के अहकाम दे दिए। बट पीसफुल तो नहीं रहा पंजोता साहब, फिर उसमें जो कुछ हुआ वो एक अलहदा बहस हो सकती है किसके कहने पर हुआ। उस पे भी करता हूँ जी।
दूसरे नंबर पर चीज़ ये है कि खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर ये जो अपना फ़र्क फरीद बलोच साहब हैं जी। इनका फ़ैसला है खान साहब के हवाले से जो ये 9 मई का इनके ऊपर लगाया जाता है सारा कि इनका किरदार है और इनकी वजह से ये सारा हुआ। फ़र्क फरीद बलोच साहब का जो फ़ैसला है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि एक बंदा बिहाइंड द बार है, जेल के अंदर कैद है और उसके पास ना फ़ोन है ना उसकी एक्सेस है और वो उस दिन पेश होता है जब सुप्रीम कोर्ट बुलाती है। तो इस दौरान कैसे कोई कह सकता है कि उसने अंदर से बैठ के ये कहा हो कि आप ये कर दें, जलाओ घिराव कर दें, आग लगा दें, ये कर दें। दूसरे नंबर पर इसी के मुतबादल और आपके सामने एक मामला आया शरियार अफरीदी साहब के हवाले से। जी। उनके हवाले से भी यही हुआ कि आपने उनके खिलाफ 7 MPO जारी कर दिए, एक कलदम करा दिया जाता है, फिर आप कर देते हैं। जब वो अंदर हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो कैसे वो साजिश कर सकते हैं कि नुक्स अमन और उसमें वो करके और लोगों को अमन और अमान को ख़राब करें, और कई सारे रहनुमाओं पे हुए। और तीसरी चीज़ इसके ऊपर जेल के अंदर भी खान साहब से जब मुलाकात हुई, GIT यहाँ पर FIA की टीम गई, उनका एक मौक़िफ़ था कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, आला सतह पर अदालत जो है वो तहकीकात कराए कि कौन लोग थे जो अंदर गए, किन लोगों ने उकसाया, वहाँ पर जो कैमरे लगाए गए थे। और कैमरे सिर्फ एक जगह पे नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कोर कमांडर हाउस, उन्होंने कहा जी कि कैमरे ये उतारे गए हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर भी जब मुझे अगवा किया गया, क्योंकि मैं उस वक्त साथ मौजूद था, मेरा सर जख्मी हुआ, ठीक है, और मैं उस वक्त मौजूद था जिस तरह से इन्होंने अटैक किया। वो वीडियो अगर मैं ना बनाता अपने कैमरे में, मेरे आपके कैमरे की है, जी, बात सही है, तो वो कभी भी ये सामने ना आता कि ये शीशे तोड़ के अंदर। मजीद इस बात में ऐड ऑन किया है, एक सस्पिशन का एलिमेंट आप कह रहे हैं कि कैमरास को जानबूझकर मैल कराया गया ताकि समझ ना आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह ये कहा कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो इंक्वायरी क्यों डिस्पोज ऑफ होगी। फिर तीसरा, जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए हैं 18 मार्च को, वहां पर भी कैमरे उतार लिए गए। तो किसी जगह के ऊपर कैमरे हमेशा उतार लिए जाते हैं। ये मामला आगे ले जाती हूँ। आप कहते हैं कि कैमरे हमेशा हर जगह, ये चीज़ एक मुश्तरका चीज़ और ये सस्पिशन का एक बहुत अहम ये नुक्ता बनी। निहाल हाशमी साहब, ना JIT बैठी, ना इस मामले पे तहकीकात हुई। वो कहते हैं कि आप लोगों ने बिला वजह उनके ऊपर एक इल्ज़ाम चढ़ा दिया कि वही तमाम थे इन तमाम वाक़यात के पीछे, जबकि वो लोग तो यानी PTI और PTI के चेयरमैन तो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि इतना बुरा मुतालबा नहीं है। और फैज़ाबाद वर्डिक्ट के हवाले से भी उस वक्त जो मामलात थे वो आपके सामने हैं, लेकिन अब तो एक बड़ा एक हारमनी और हम आहंगी नज़र आती है PMLN की लीडरशिप की विद द पावरफुल कॉरिडोर्स। ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हमेशा हर के साथ बड़ी हारमोनी रही है। हम हैट्रेड की सियासत पे यकीन ही नहीं रखते। हम किरदारों को जब वो अपने डोमेन से बाहर जाते हैं तो हम उन पे बात करते हैं। हम कभी भी हारमोनी ख़राब नहीं करते। हम कोई सियासी पार्टी है, हम कोई इस तरह की बात तो कर ही नहीं सकते हैं कि गैर हारमोनी हो जाए कहीं पे। रह गया तहकीकात की, GIT की, तो जो मौजूदा हुकूमत है उससे पूछना चाहिए। और साथ ही साथ जो पनसोटा साहब ने बताया, तो ये हाई कोर्ट के डोमेन था। ये जिम्मेदारी है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब की कि वो इसकी तहकीकात करें और करके कौम के सामने बताएं कि क्या सच है और क्या गलत है, और वो फिर रिपोर्ट अपने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है मौजूद उनको दें, और उसके बाद फिर इस पर बात की जा सकती है। इसका PMLN के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जाने हाई कोर्ट जाने, ये जाने वो वीडियो लगाने वाले और बनाने वाले जाने, और होना चाहिए हर चीज़ के बारे में तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौम को कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी, तो आप सही है, आप कह रहे हैं कि इसमें आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने जो बात की। जी निहाल साहब, एक आपसे अर्ज ये है कि जहांगीर तरीन साहब भी आपको आज एक मशवरा देते हुए सुनाई दिए, और शायद यही वजह बताई जा रही है, जो कयास हराइयाँ हैं कि शायद कुछ नाम वगैरह लिए हैं जिस वजह से नवाज शरीफ साहब की वापसी और 21 की जो तारीख है 21 अक्टूबर की, वो अब खटाई में पड़ गई है। सुनिएगा जहांगीर तरीन साहब ने क्या मशवरा दिया है आज। हम नहीं समझते कि एक इंफरादी हमले किसी के ऊपर होने चाहिए नाम लेके। अगर आपने कुछ करना है कानून के मुताबिक करना है, तो आप जब पाकिस्तान में आए, आपकी जो भी पोजीशन होती है आप उसमें काम करें। तो ये पहले से कह देना नाम लेके जी ये आदमी को ये नहीं है। खास तौर पे जो नाम लिया उन्होंने, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, मगर ठीक है, नवाज शरीफ का। जी निहाल साहब, डायरेक्ट नाम तो नहीं लेने चाहिए थे, बड़ा वाज़ेह ये आपको जहांगीर तरीन साहब ने मशवरा दिया है। नवाज शरीफ साहब ने कुछ नाम ले लिए जो मसले बन गए।
जहांगीर साहब अपने मशवरे अपने आप को दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो उन्होंने माजी में किया है उनके मशवरे की नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक नाम लेने का जिक्र है, हाँ। तो याद रखिएगा, आप अल्लाह के रसूलों का नाम लेते हैं, कभी किसी के नाम लेने से अगर आप रोकते हैं तो वो बदतरीन आमरियत होती है। हमने किरदार को वाज़े किया मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और किरदार कभी भी मत छुपाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह कर दी गई थी। यहाँ पे कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिसका जो किरदार है उसका नाम लिया और लेते रहेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, जमहूर के साथ वो नाइंसाफ़ी करेंगे। तो नाम लेना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, आप भी नाम ले, क्यों नहीं लेते? मुसलमान रहे, मोमिन रहे, ईमानदार रहे, मुनाफिक बनने से बेहतर है मुसलमान बने। ये कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना, अपने जमीर पे भी बोझ होता है अगर आप हक को हक ना कहें और सच को सच ना कहें। अगर ऐसा करने से जो वापसी की तारीख है वो खटाई में पड़ जाए, तो आप कहते हैं कि ये जो रिस्क है या ये जो कॉस्ट है, कीमत है, वो चुकाने को तैयार है नवाज शरीफ साहब भी और PMLN भी? किसने कहा वापसी की तारीख खटाई में पड़ जाएगी? कैसे खटाई में पड़ेगी? कोई खटाई नहीं पड़ेगी। हमारा ईमान अपने अल्लाह के बाद अपने अवाम पे है, आईने पाकिस्तान पे है, जमहूरी निज़ाम पे है। ठीक है, बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की। ये तो आप हमें टीवी पे बैठा के धमकियां दे रही हैं, आप हमें धमकियां दे रही हैं। और यार नवाज शरीफ पहले कौन सी धमकियों में डरे हैं? अल्लाह खैर करे। मैंने पाकिस्तान के खातिर हम हर चीज करेंगे। मैंने आपको तो मैंने मशवरा आपने तो ये कहा खटाई में पड़ गई। क्यों खटाई में नहीं, क्यों खटाई में पड़ गई? क्या क्यों खटाई में पड़ गई आप मुझे बताएं ना। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं पड़ी ना, मैंने ये पूछा क्यों खटाई में पड़ जाएगी भाई? क्यों खटाई में पड़ जाएगी? जिंदाबाद नहीं पड़ेगी तो सेनेटर कामरान साहब नहीं पड़ी ना, पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना तो नहीं चाहिए जी सेनेटर साहब। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन होता बहुत कुछ है जो कि आइडियल वर्ल्ड से फर्क होता है और रियल वर्ल्ड का फर्क होता है। निहाल साहब की वैसे आइडियली स्पीकिंग तो बात सही है। हाँ, निहाल साहब माशाल्लाह जो है बड़ी अच्छी बातें करते हैं और विक्टिम रहे हैं पुराने दौर में सारे मामलों के। इनसे सेनेटरशिप गई, इनके साथ बहुत वो हुआ। हालांकि बड़ी हमने जो ना कोशिश की इनके लिए। वो आज के जो विक्टिम है वो इस दौर के वो मामलात को हाईलाइट करते हैं, मगर जो इनके साथ हुआ था और इनके बाकियों के साथ हुआ था, मेरा ख्याल है कि वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। निहाल साहब, एक मेंबर पार्लियामेंट तलाल साहब, हेलो। जी सर, प्लीज़ गो अहेड। हेलो। जी कामरान साहब। तलाल साहब और दानियाल साहब, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह वो रहे। अच्छा, वो आज ये भी कहा जाता है कि जी फ़लाँ के साथ ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल हम उस ज़्यादती को जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उस ज़्यादतियों को बाज़ जगह पे जो है ना गलत इलीगल डिटेंशन है, बाज़ जगह पे ख़वातीन की डिटेंशन है, उसको कंडेम भी करते हैं। अच्छा, मगर ये भी सोचिए कि दूसरी तरफ जो है ना, हाँ, दूसरी तरफ लोग कई सालों तक जो है ना वो कस्टडी में रहे। मरियम के साथ क्या सलूक हुआ, शहबाज साहब के साथ अपने साथ क्या सलूक हुआ, तो ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमें ज़्यादती जो है वो सिर्फ दूसरे की नज़र आती है। कभी मुझे अपनी ज़्यादती नज़र नहीं आई। मैंने 10 दफ़ा ज़्यादतियाँ की होंगी, मगर मुझे जो है ना वो नज़र नहीं आती। वो हम अपने बेहतरीन वकील होते हैं और दूसरों के हवाले से बेहतरीन जज होते हैं। सही बात है। अल्लाह सबको अपने गिरबान में झांकने की तौफीक दे। जी। हाँ, अल्लाह करे कि इस पाकिस्तान में हम जो है ना वो इस नतीजे पे पहुँच जाएँ कि वो ज़्यादती को ज़्यादती कहें, भले वो अपनी तरफ से हो, भले वो दूसरी तरफ से हो। हाँ, ज़्यादतियाँ आज भी हो रही हैं, ज़्यादतियाँ कल भी हुई थी। अच्छा, कल भी मैच फिक्स सेनेटर साहब, आप कामरान साहब, आज भी मैच फिक्स खेला जा रहा है। ये आप बहुत अहम बात कर रहे हैं और ये तो मैं इसको इंकिशाफ का ही लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल करूंगी। आज का जो मैच है वो किसके हक में है फिक्स्ड और किसके खिलाफ फिक्स्ड है? क्योंकि बिलावल साहब तो कुछ और बात करते हैं और वो तो बार बार उन्होंने तो 2013 के हवाले से भी एक इंकिशाफ किया है। सुनिएगा बिलावल साहब ने क्या इंकिशाफ किया है। कामरान साहब से मैं पूछती हूँ, किस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके आरओ इलेक्शंस करवा के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया। बहुत सारे नाम लिए, तो ये वही मैच फिक्सिंग की आप भी बात कर रहे हैं। आप बिलावल साहब की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं फिर कामरान साहब?
देखिए, मैच फिक्सिंग की बात मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। अब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि 84 लोग हमारे शहीद किए गए, 200 लोग जो है ज़ख्मी किए गए। ये एक वाक़या था। हाफिज़ हमदुल्ला पे कोयटा में जो है, कोयटा से मसलूम जाते हुए उसके ऊपर हमला किया गया। ठीक है जी, ये मैच फिक्सेशन नहीं कि एक किसी के हाथ बांध दें और दूसरों के हाथ खुले छोड़ दें। तो ये क्या ये देखने वालों को ये नज़र नहीं आता क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? ये इस तरह से अगर इलेक्शन आप करवा रहे हैं या इस तरह से जो ना वो कुछ सियासी निज़ाम को चलने भी दे रहे हैं, तो सियासी निज़ाम कैसे चलेगा? बहुत अहम आपने कंसर्न का इज़हार किया है, क्योंकि ये तो तमाम तर जो हमले थे ये तो दहशतगर्दों की तरफ से किए गए थे और आप कह रहे हैं कि ये आपकी जमात के खिलाफ हो रहे हैं। बात सही है, आपकी जमात रिसीविंग एंड पे है। पिछले एक साल में 20 उलमा शहीद हुए, कम से कम इस हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में दो लोग मुझे याद हैं कि 2 उलमा शहीद किए गए हैं, कराची में शहीद किए गए हैं, किसी और जगह पे भी शहीद हुए हैं। और ये तो मुझे पता है जो रिपोर्टेड केस हैं। इसके अलावा जो केसेस हो रहे हैं, तो आप ये फिर और क्या होता है मैच फिक्सेशन? आपको कंपेन कैसे चलेगी? मुझे ये बता दीजिए। एक आदमी के हाथ बांधे हुए हैं, दूसरे के हाथ जो है ना वो खुले हैं, बल्कि उसकी मदद के लिए दूसरे भी आ जाते हैं और फिर कहें कि जी आपकी कुश्ती, आप कुश्ती करें। और सर ये दूसरा कौन है जो आप कह रहे हैं जिसके हाथ खुले हैं? एक ब्रेक की तरफ मैंने बढ़ना है, लेकिन आप चूंकि एक अहम बात कर रहे हैं तो ये कि नाज़रीन के लिए भी इसमें थोड़ी क्लैरिटी हो। आप ये देख लीजिए कि किसी ऐसी पार्टियों के जिनका कभी कोई बंदा जो किसी को उंगली भी ना लगाई गई हो, वो पार्टी कौन सी है? मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कहूँ कि उनका खुदा न खास्ता कोई आदमी उसको एक मामूली सा ज़ख्म भी पहुँचे, मगर ऐसी पार्टियाँ हैं इस हमारी पाकिस्तान की जिनकी तरफ जो है ना वो किसी ने उनको नाखून की खराश भी नहीं पहुँचाई है। और जिनके लोग शहीद हुए हैं वो सिर्फ हमारे हो रहे हैं, ANP के हो रहे हैं, कुछ और लोगों के हो रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें जो है ना वो अगर आप बहुत अहम सर आपने बात की है, इसके ऊपर मैं दीगर से भी उनके पर्सपेक्टिव के क्या वाक़तन ये वाली बातें, ये जो बहुत सख्त कंसर्न्स का इजहार किया है कामरान साहब ने, बहुत एतराफ़ से सुनने में आ रही है। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम बातें कामरान साहब ने ब्रेक से पहले की, उनको आई मस्ट टेक देम फॉरवर्ड। पंजोता साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर कोई अभी अभाम नहीं है और आपने सुना निहाल साहब कह रहे हैं कि हर सूरत वो वापस आएंगे और इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे और ये एक मोमिन के ईमान का हिस्सा है कि जो सच है वो तो बताया जाए, आवाम को खुल के बात की जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जो हुकूमत खान साहब की गिराई गई 3.5 साल हुए थे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए थी कि आके नैब के अंदर और दीगर लॉज के अंदर तरमीम की जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो है उसका ख़ात्मा हो, और उसके साथ साथ ओवरसीज़, क्योंकि पॉपुलैरिटी है खान साहब की ओवरसीज़ में और 95% से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करते हैं और वो एक बहुत बड़ी तादाद है, 1 करोड़ से भी ऊपर के लोग हैं। तो बेसिकली उनको जो है वोट का हक़ ख़त्म करने का एक वो था मनसूबा। और तीसरे नंबर पर ये जो सारी तरामीम की गई, इनका मकसद ये था कि आगे से ग्राउंड जो है वो क्लियर किया जाए। अच्छा, अब क्योंकि तो ग्राउंड क्लियर नहीं है ना, क्योंकि मामलात जो हैं वो सारे रेडार पे आ गए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो और दूसरे दीगर के भी केसेस जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं। वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तरामीम थी वो ख़त्म कर दी और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आइन के मुतसादिम है। अब इसके अंदर जो वापसी का मामला था, जो पहले भी ये कहते थे, उसके अंदर क्लियर बात ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है, तो सज़ा याफ्ता बंदा और वो इस वक्त अब्सकॉन्डर हैं, वो मेडिकल लीव लेकर बाहर गए थे और वापस नहीं आए और अदालत के इश्तियारी हैं, मफरूर हैं। उन्होंने आके अदालत में सरेंडर करना है। प्रोटेक्टिव बेल तब मिलती है, साहब कह रहे थे ना प्रोटेक्टिव बेल, जी प्रोटेक्टिव बेल तब मिलती है। फॉर एग्जांपल जी, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और मैं उस अदालत में मुतलका अदालत तक पहुंचना चाहता हूं, तो रास्ते में मुझे गिरफ्तार न किया। यहाँ पर मुतलका अदालत तक आपने नहीं पहुंचना, आपके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, बल्कि आपको सजा हुई है और आपने जेल में जाना है। अब जेल में जाने के लिए प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती। अच्छा, ये आपने बड़ी एक अहम बात है जो कि आपने इसमें की है, लेकिन ये कि सच फिर भी कहना चाहिए। और वो निहाल साहब कह रहे थे कि नाम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए।
अभी तो बहुत सारी इख्तिलाफात हैं, तलखियाँ हैं खान साहब की, और वो जाहिर है अब तो खुल के बात करते हैं, ज़्यादा ही खुल के उन्होंने बात की है। इससे पहले 1 पेज वाली थ्योरी भी तो मुतारिफ कराने वाले यही थे, ये भी एक तनकीद आती है दूसरी किस तरह से 1 थ्योरी? उन्होंने कितनी दफ़ा कहा है 1 पेज पे हम हैं और 1 पेज है, और बल्कि उनका तो इमरान रियाज साहब आजकल लापता हैं, लेकिन उनके साथ ही एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फ़ौज के ऊपर आप कैसे अपनी बात कर सकते हैं, और वो इंटरेस्टिंगली तनकीद ये नून लीग पे करते थे उस वक्त। नहीं, मुझे सवाल आपका समझ नहीं आया। क्या मुझे सवाल क्या पूछना चाहती हैं कि आर्मी के साथ तलक़ात ठीक हैं या दूसरे लोगों के साथ? आर्मी के साथ ही मैं कह रही हूँ कि उस वक्त तो एक 1 पेज थ्योरी मुतारिफ कराने वाले खान साहब ही थे ना, और अब वो बहुत खुल के बात कर रहे हैं। तो निहाल साहब प्रॉबेबली ये जब ये कह रहे थे कि नाम खुल के सबको लेने चाहिए, उस वक्त आपने नाम ना लिए खुल के, जबकि अब ये बात करते हैं ना खान साहब के, उस वक्त से उनको पता था कि साजिश हो रही है, और ये जिस रिजीम चेंज का आप हवाला दे रहे हैं। देखिए, बात ये है ना कि I mean, he did wait until his government was ousted, no confidence vote। बिल्कुल समझ आ गई मुझे। खान साहब का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें, सारे इदारे हमारे अपने हैं और किसी इदारे के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। अगर किसी एक शख्स के साथ इख्तलाफ उसकी पॉलिसी से या उसको आपसे होता है और वहाँ से रेजिस्टेंस या आपस में क्लैश होता है तो एक अलग मामला है। इस वक्त भी उनका वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन के हवाले से कि 90 डेज़ के अंदर हों, और उस वक्त भी उन्होंने बात की, वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर जेल के अंदर मुझे कहा, उन्होंने कहा जी कि उस वक्त भी बात की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाएं। हाँ। और इस वक्त भी हम ये बात कर रहे हैं। अब ये बात कि उसके साथ बैठ जाओ, उसके साथ मिल जाओ, उसके साथ मिल के इलेक्शन लड़ो, या कोई भी और इस तरह की जो है डिमांड्स कि आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाओ या कोई और वज़ीर आज़म बना देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो उनका मौक़िफ़ है वो क्लियर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वोट की ताकत से जो भी पार्टी आए ऊपर आए और उसको इक़्तिदार दिया जाए, ना कि धांधली करके किसी और को जितवाया। तो वैसे बात तो बड़ी क्लियर कट है, लेकिन निहाल साहब ये इसमें इतनी पेचीदगी क्यों आ जाती है? अभी मैच फिक्सिंग के हवाले से आपने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को सुना है ब्रेक से पहले, उन्होंने बहुत कुछ दिलचस्प बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा भी मैच फिक्स्ड है। पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रहे हैं, मैंने बिलावल साहब का भी शॉट अभी सुनवाया था, आपने आई होप सुना होगा। वो कहते हैं 2013 में भी हमें आउट किया गया था और जनरल पाशा उसमें मुलविस थे, और इफ्तिखार साहब का उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार का नाम लिया, और ज़ाहिर है 2013 में तो फिर मैंडेट PMLN को मिला था। तो ये तमाम इतराफ़ से मैच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं। क्या PMLN के पास भी ये तासुर है कि आपके खिलाफ भी मैच फिक्स हो रहा है, या आपको लगता है जो दूसरे कहते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आपके हक में मैच है? अगर मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, वो मेजॉरिटी नहीं कैरी कर रही थी। उसके बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये महसूस किया कि मोहतरमा का सानिया हो गया है और हमने उन्हें सपोर्ट किया, तो उसको भी मैच फिक्सिंग कह देना चाहिए बिलावल साहब को। 2013 सबको आया था, जो 2008 से 13 तक उनके कारकर्दगी थी उसके बुनियाद पे उनको लोगों ने वोट नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि कराची के लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मैच फिक्सिंग की थी मेयर के इलेक्शन में। मैं कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पीपल्स पार्टी कराची में इलेक्शन जीत सकती है। जिसने इस शहर के सड़कों को वीरान कर दिया, जिसके दौर में यहाँ पे लोगों को रोज़गार से महरूम किया गया, जिसके दौर में यहाँ पानी मुयसर नहीं है, सड़क सारी टूटी हुई है, पार्कों पे कब्जा कर लिया गया, वो कैसे इलेक्शन जीत जाती है? तो इसको कहते हैं मैच फिक्सिंग। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के आप बयानात को सुने तो उनसे कहते हैं, और मैं बिलावल साहब को आपके तवज्जुह से मशवरा दूंगा कि जनाब आप अपने काम को बयान करें, आप छोड़ दें कौन क्या कर रहा है। अगर आपने माजी में अच्छे काम किए तो लोग सारे फिक्सिंग के जो बैरियर्स है उसको तोड़ के आपको जितवा देंगे। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाकर वो तो मंशूर का हिस्सा नहीं होता है। आपका मंशूर और आपका मंसूबा जो है वो बयान करें, जो आपने 15 साल में किया और जो आइंदा करना चाहते हैं। हम आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ कहेंगे कि हमने क्या किया गुज़श्ता 9 साल जब नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियार रहा था, तो हम बताएंगे। और हमारे खिलाफ तो 2018 ही मैच फिक्सिंग हुई, जब पंजाब असेंबली में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारे पास PTI से ज़्यादा वोट थे। जो जहांगीर तरीन साहब आज बड़ी बातें कर रहे हैं, वो जहाज भर भर के लाते थे आज़ाद को ढूंढ के, जैसे कि मुर्गी को दरपे से निकाल के लाया जाता है और उनको ला करके कल को सर आपका इल्हाक हो जाए उनके साथ, IPP के साथ, फिर क्या करेंगे हम? वो करे नहीं, वो जब बात की बात है, देखिए जमहूर में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि वो आदमी बात करे जिसने पाकिस्तान में डिलीवर किया, वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया है। वो आदमी बात करे जो उसूल की बात करता हो, वो आदमी बात करे जो दूसरों के हुकूक का एहतराम करता हो,
वो आदमी बात करे जो मुल्क में फसाद को खात्मा करके अमन की तरफ ले जाते हैं। कराची में बदअमनी थी, नवाज शरीफ साहब का कारनामा था कि उन्होंने कराची को पुरअमन शहर बनाया। पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, यहाँ पर हमारे फौजी जवान और पुलिस और रेंजर्स के अहलकारों वो सही बड़ी तवील जाहिर है आप दोनों के पास थे, उनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में बड़ा अमन आया, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई। मैं सर आपसे वक्त ने इजाजत दी तो पूछूंगी वाली बात कि क्या पीपल्स पार्टी से आइंदा आपका फिर कोई आपकी कोऑपरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त तो आपने भी जैसे बहुत तनकीद की है उन पे, और जाहिर है उनकी तरफ से भी शुरुआत हुई है। बिलावल साहब भी अब खुल के कह रहे हैं कि आपके हक में मैच देखिए कॉपरेशन होगी, जमहूरी पार्टी है, क्यों नहीं होगी? फिर भी होगी। अगर अवाम के मफाद में कोई मुश्तरका मंसूबा होगा, अवाम के मफाद में, जमहूर के मफाद में, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम तो हर से हाथ मिलाने को तैयार। जबरदस्त, आपने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। चोर डाकू कहते हैं, हम तो ये नहीं कहते। अच्छा ठीक है, कामरान साहब से मैं पूछती हूँ, क्योंकि कामरान साहब से होगी कोऑपरेशन या नहीं, क्योंकि मौलाना साहब ने हाल ही में एक बात मैं बताता चलूं, पनसोटा साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की इस बात का प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, तो भाई हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में 426 का भी एक दफ़ा है, आर्टिकल है, जिसके तहत हम बेल अप्लाई करते हैं इवन कन्विक्शन के बाद भी, और उसको हक दिया जाता है आइन के तहत। आपने 426 का हवाला दिया है। मैं नाज़रीन इन तमाम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है ना जी, वो कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। मैं आती हूँ इसकी तरफ, कामरान साहब से भी मैंने यही बात कर दी है कि क्या आपके लिए भी आइंदा के लिए पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी से कोई कोऑपरेशन हो, क्योंकि मौलाना साहब तो कह चुके हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट के हम हक में नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी ने इसरार किया तो पता नहीं क्यों वो मान गए। कामरान साहब से इसकी वजह पूछते हैं आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी से आपका कोई चांस बनेगा, क्योंकि आप लोग क्यों उनकी बातों में आ गए? अगर मौलाना साहब ये बात कह चुके हैं हाल ही में कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस वोट के हक में नहीं थे, और ये पीपल्स पार्टी के इसरार पे दरअसल फिर आपको साथ देना पड़ा। देखिए, जब इत्तेहाद होते हैं तो उसमें इत्तेहाद में एक आपका मौक़िफ़ होता है और एक मौक़िफ़ दूसरे का होता है, तीसरा मौक़िफ़ तीसरे का होता है। बाज़ औक़ात आपका मौक़िफ़ माना जाता है, बाज़ औक़ात आपका मौक़िफ़ नहीं माना जाता। तो मौलाना साहब ने भी यही कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये था, मगर वो हमारा मौक़िफ़ जो है ना वो नहीं हुआ, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, और पीपल्स पार्टी यकीनन इसका क्रेडिट भी लिया करती थी, और उसके नतीजे में एक हुकूमत गई भी, मगर बहरहाल वो अब माजी की बात बन गई। अब आगे इत्तेहाद की अगर बात है तो उसका भी मौलाना साहब शायद कह चुके हैं कि उसमें जो है ना वो ज़्यादा कन्वीनियंट जो है, हरफ आखिर तो पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं हुआ करती, मगर इसमें जो कन्वीनियंट है वो MQM के साथ है, GDA के साथ है, या और इस तरह की जो जमातें हैं जो अगली टियर में आती हैं, उनके साथ जो है ना वो बैठ के बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है वो या PMLN के साथ भी हो सकता है। कामरान साहब जैसे नहीं कर रहे, 2013 में भी आप इत्तेहादी थे PMLN गवर्नमेंट के, मुमकिन है मेरा ख्याल है PMLN और JUI आपस में कन्वीनियंट फील करती हैं। इख्तलाफात तो सब पार्टियों के अंदर होते हैं, मगर वो कम से कम इख्तलाफ अगर हो तो उसमें बैठा जा सकता है, तो वरना अगर इख्तलाफात ना हो तो फिर सारी पार्टियां एक ना हो जाएं। सही बात है। और आपका इसके बारे में क्या व्यू है? क्योंकि निहाल साहब ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिबटल दे दिया है, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैच फिक्स हुआ हुआ है। आपने भी वैसे मैच फिक्सिंग की बात की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का बरमला ख्याल ये है कि वो मैच PMLN के हक में फिक्स हुआ हुआ है। नहीं, हम इसमें एक तरह से आप इसको थोड़ा सा किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए। हमारा जो है ना वो ये है कि हमें जो है ना वो आगे इसमें 2018 में भी ये सूरत हाल थी, उसमें भी उलमा को शहीद किया जा रहा था, यानी मौलाना तक जो है ना वो उनके लिए भी कन्वीनियंट नहीं था कि वो भी बाहर निकल के कैंपेन प्रॉपरली कर पाएँ। इस दफ़ा फिर ये इसी तरह से किया जा रहा है, और जाहिर है उनको किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है और किसी के लिए हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात है कि ये मैच फिक्सेशन लगती है, और हमारे लिए जो ना कम अज़ कम मसाइल हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आपने देख लिया इतना बड़ा हादसा, और यहाँ पे जो है ना वो लेकिन सर जो हक वाली पार्टी है ना जिसके हक में फिक्सिंग है, उसका नाम आपने पहले भी नहीं लिया और अभी भी आपने नाम नहीं लिया किसी का।
जिनके ऊपर जिनका ज़ख्मी नहीं होता, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो फ़र्ज़ कर लीजिए, सोच लीजिए वो कौन सी पार्टी है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के लिए ये एक तरह से बुरी बात हो जाएगी, बैड विश हो जाएगी, बैड विश में आ जाएगा। हाँ, अल्लाह सबको महफूज रखे। खुदा न खास्ता हाँ सही, अल्लाह उनको भी महफूज रखे, मगर अल्लाह हम पहले तो हमें भी महफूज रखे ना, जिनके ऊपर जो है ये बुरा वक्त आया हुआ है। हाँ, तो हर कोई ये शिकायत कर रहा है। और नईम साहब, अभी क्रिमिनल प्रोसीजर का 426 आप भूल गए, निहाल साहब ने आपको हवाला दिया है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव बेल लेके आ सकते हैं नवाज शरीफ साहब वापस, अकॉर्डिंग टू दैट 426। नहीं, प्रोटेक्टिव बेल तो तब होती है ना, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि अगर वो किसी मुकदमे में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है और उस अदालत तक पहुंचना है तो फिर मिलेगी, और अगर सज़ा उनकी सस्पेंड होती है, जो कि इन्होंने अपील फ़ाइल की थी और वो नॉन प्रोसिक्यूशन जो है वो खारिज हो गई, अब उसके अंदर अगर सज़ा सस्पेंड होती है तो देन जो है वो बेल पे बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं आ सकते। अभी तो सस्पेंड नहीं हुई है, जाहिर है, अभी तो कन्विक्शन लगेगी, कन्विक्शन पेंडिंग है, और जब तक ये मामला नहीं होगा तब तक तो नहीं हो सकती। निहाल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास एक जुमले का ही वक्त है, बस खत्म करना है मैंने। आपने उसका नहीं, मैं बता देता हूँ ऑडियो। देखिए, कानून में हमेशा बहुत गुंजाइश होती है। प्रोटेक्टिव बेल हमेशा हर हाल में ये हक है, बुनियादी फंडामेंटल राइट है, वो मिला करता है। और जब प्रोटेक्टिव बेल लेके वो अदालत में जाते हैं तो फिर वहाँ से हम 426 के भी एप्लीकेशन को चला लेंगे। और मरियम साहबा जिस केस में बरी हुई हैं, उसी केस में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कन्विक्ट है। मरियम साहबा के खिलाफ जो इल्ज़ाम था, वही इल्ज़ाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर है। तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, तो इसमें कोई इम्कानात ही नहीं कन्विक्शन होने का, और वो इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट डेट ऑफ कामरान साहब आई थिंक कुछ कहना चाह रहे थे सर, एक जुमला प्लीज, मैंने खत्म करना है, बिल्कुल मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है। कामरान साहब, वो अपीलें उनकी डिसमिस कर दी थी, मगर राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ था। ये राइट ऑफ रिसरेक्शन को इस तरह से समझ लीजिए कि वो उनके हवाले से मामला जो है आप कामे में समझ लीजिए। अगर वो कोई दरख्वास्त दे देते हैं कि उसको दोबारा ज़िंदा करें इन अपीलों को, तो वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगी और उसमें सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये मैं वो एक लीगल जो है ना वो बात। ऑल राइट, ठीक है, मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं इस वजह से इस पर मजीद बात नहीं कर सकती। आई एम कम मजीद इंशाल्लाह किसी अगली नशिस्त में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, अल्लाह हाफ़िज़।